नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर साहब, मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो करवाया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरी आँख की रोशनी अच्छी नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑपरेशन के बाद अपनी रोशनी से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो अधिकतर इस बात का जो ज़िम्मेदार होता है वो डॉक्टर को ठहराते हैं। उन्हें लगता है या तो हमारा ऑपरेशन सही नहीं हुआ है या फिर डॉक्टर ने गलत लेंस डाल दिया है या फिर इस पूरी जो ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है उसके दौरान कुछ गलत हो गया है। क्या ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी मरीज की रोशनी अच्छी नहीं आती? क्या वो गलती डॉक्टर की होती है या उसके कारण कुछ और होते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाने के बाद भी अगर आपकी आंख की रोशनी नहीं आई है, तो उसके क्या-क्या कारण होते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा। ऐसा करने पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है और हमारा मन करता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का और अधिक से अधिक जानकारी बिल्कुल साधारण भाषा में आप लोगों को देने का। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कैटरेक्ट या फिर जो मोतियाबिंद की सर्जरी होती है वो हमारे आंख के जो लेंस होता है उस पर की जाती है। लेंस का काम या जो कुदरती लेंस हमारी आंख में होता है उसका काम आंख पर पड़ने वाली रोशनी को हमारे पर्दे का जो देखने वाला हिस्सा होता है उस पर फोकस करना होता है। समय के साथ साथ या जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारा लेंस होता है वो सफेद होता चला जाता है और जब मोतियाबिंद पूरी तरीके से पक जाता है तो वो लेंस बिल्कुल सफेद हो जाता है, वो मोती की तरह दिखता है, इसीलिए वहां से ये शब्द आता है मोतियाबिंद। अब जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसमें लगभग 99.9% लोगों को बहुत अच्छी रोशनी आती है, लेकिन कुछ 0.1 से लेकर 0.5% ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाने के बाद में एक सेटिस्फैक्ट्री विजन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से ऑपरेशन के बाद भी मरीज की पूरी रोशनी नहीं आती है। अगर हम आगे से पीछे की तरफ चले, मतलब अगर हम आंख को देखें तो सबसे आगे हमारी पुतली होती है और जो एक पुतली में जो सबसे बड़ा कारण होता है कम रोशनी का वो होता है पुतली पर आने वाली सूजन। अब क्योंकि आजकल अधिकतर ऑपरेशन हम लोग फेको विधि से करते हैं तो फेको विधि में कुछ एनर्जी का इस्तेमाल होता है। एनर्जी मतलब कुछ ऊर्जा, कुछ गर्माहट का इस्तेमाल होता है। अब ये जो एनर्जी होती है ये जब पुतली के कांटेक्ट में आती है तो उसकी वजह से पुतली पर सूजन आने लगती है। वैसे तो आमतौर पर ये सूजन कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में चली जाती है, लेकिन अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है या अगर मोतियाबिंद आपका बहुत ज़्यादा सख्त होता है तो उसको तोड़ने के लिए क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगती है तो इस वजह से कभी-कभी पुतली में सूजन पूरी तरीके से नहीं जाती है और ऐसी कंडीशन में पुतली फेल होने लगती है और हमें मरीज का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट या तो पूरा पुतली बदली जाती है या पुतली की कुछ एक परत जो सबसे अंदर वाली परत होती है जो उस एनर्जी के कांटेक्ट में आने पे खराब हो जाती है, सिर्फ वो परत बदली जाती है। तो ये तो हुई हमारी पुतली की खराबी। दूसरा कारण होता है लेंस से रिलेटेड। वैसे तो लेंस से रिलेटेड बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं कि हमें लेंस की वजह से रोशनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन कभी-कभी अगर गलत पावर का लेंस अगर आंख में पड़ जाए या फिर अगर आपके आंख में पहले से सिलेंडर का नंबर ज्यादा है या फिर आपकी आंख में एस्टिग्मेटिज्म ज्यादा है और उसमें जरूरत थी आपको टोरिक लेंस की, लेकिन अगर किसी वजह से अगर मरीज की अफोर्डेबिलिटी नहीं है और अगर मरीज ने टोरिक लेंस के लिए ऑप्शन नहीं दिया है तो अगर आंख में टोरिक लेंस नहीं पड़ता है तो भी ऑपरेशन के बाद में रोशनी उतनी अच्छी नहीं आती है। तीसरी बात ये होती है कि अगर जो लेंस जहां पर डाला जाता है वो अपनी जगह से अगर हटने लगे, वो थोड़ा सा आगे आने लगे, वो थोड़ा सा पीछे आने लगे या वो ऊपर या नीचे हो जाए तो भी ऑपरेशन के बाद में पूरी रोशनी आने में दिक्कत होती है। तीसरी और जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है हमारे पर्दे में परेशानी की और यही अधिकतर केसेस होते हैं पर्दे में परेशानी की जिसकी वजह से
मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी मरीज को पूरी रोशनी नहीं आती है। पर्दे के कारणों के बारे में पूरी बात करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं, मेरे वीडियो में मेरे साथ में हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग बात करते हैं कि पर्दे में क्या-क्या ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद में पूरी रोशनी नहीं आती। तो जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है पर्दे में सूजन का, और जिसे हम लोग CME या फिर सिस्टॉइड मैकुलर इडिमा बोलते हैं। सिस्टॉइड मैकुलर इडिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आंख के अंदर जो सूजन पैदा करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑपरेशन के बाद हर आंख में बनते हैं। तो जो सूजन पैदा करने वाले मॉलिक्यूल हैं वो आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब हमारे लेंस की तरफ वो बनते हैं और फिर वो धीरे धीरे चल के हमारे पर्दे तक जाते हैं और पर्दे में सूजन पैदा करते हैं। लगभग 1% केसेस में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद ही पर्दे में सूजन आती है। अधिकतर केसेस में दवाइयों की सहायता से समय के साथ साथ में ये सूजन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये सूजन पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है तो फिर ज़रूरत पड़ती है आँख में इंजेक्शन लगाने की, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक पर्दे के विशेषज्ञ या फिर आप एक रेटिना डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा कारण होता है पर्दे के उखड़ने का। जब फेको विधि से मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो आँख में बहुत ज़्यादा प्रेशर के चेंजेस होते हैं। अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो अगर एक गुब्बारा है, वो अगर आपने पानी से फुलाया है और अगर आप उस गुब्बारे को ऐसे दबाएंगे तो गुब्बारे के अंदर दबाव बढ़ता है, और फिर जब आप अपना प्रेशर रिलीज कर देंगे या अपना दबाव हटा लेंगे तो गुब्बारा वापस से फूल जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारे आंख के अंदर भी होता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के समय, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर में वेरिएशन होता है। तो प्रेशर में वेरिएशन की वजह से जो आंख के जो अंदर की चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा खिंचती हैं, और इस खिंचाव की वजह से ऐसा होता है कि कभी-कभी पर्दे में थोड़े बहुत ब्रेक आ जाते हैं या टियर आ जाता है। जैसे अगर कोई कपड़ा है, आप उस कपड़े को बहुत खींच देंगे तो वो कपड़ा फट जाता है। लगभग ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे ऑपरेशन के समय पर्दे की भी होती है। तो जब पर्दा जहाँ से फट जाता है उस जगह से पर्दे के अंदर पानी भरने लगता है। और अगर आपका पर्दा पहले से कमजोर है या अगर आप में पहले से जो माइनस पावर का जो नंबर है अगर वो बहुत ज्यादा है तो ऐसे लोग भी प्रोन होते हैं ऑपरेशन के समय पर्दा उखड़ने के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मोतियाबिंद की ऑपरेशन से पहले और बाद में एक पर्दे की आपकी एक डिटेल्ड जांच जरूर की जाए। तीसरा कारण होता है डायबिटिक मैकुलर इडिमा। मैकुला हमारा आंख का देखने वाला हिस्सा होता है, और जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें अगर बहुत लंबे समय तक शुगर है, आपको मान लो 10 साल से ज्यादा है, और अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है तो पर्दे में सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है। और ये संभावना मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले अपने पर्दे की जांच करवाएं और जो अपना शुगर का जो लेवल है उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखें। और जो चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है वो होती है AMD या फिर ARMD। इसे हम लोग एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं। ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा जो आंख का जो देखने वाला हिस्सा होता है जिसे हम मैकुला बोलते हैं, उसमें कुछ ड्रूजेंस नाम के कुछ पीले पीले कण जमा होने लगते हैं और जिसकी वजह से हमारा पर्दा खराब होने लगता है। पर्दे की जो समस्या होती है या जो बीमारियां होती हैं वो बहुत बार ऑपरेशन से पहले दिखती नहीं है, और इसकी जो वजह होती है, जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि मोतियाबिंद अगर आपका ज्यादा बढ़ जाता है तो हम पर्दा पूरी तरीके से देख नहीं पाते हैं, और ऐसे में हमें पता नहीं होता है कि ऑपरेशन के बाद में रोशनी कैसी आएगी। ज़रूरी है कि अगर पर्दा नहीं दिख रहा है आपका, तो या आपका मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पूरा पक गया है, या मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, तो डॉक्टर जो है वो आपको एक ऑपरेशन के बाद में जो देखने की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसे हम लोग विजुअल प्रोग्नोसिस बोलते हैं, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे, ताकि जो मरीज़ है वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखे कि
ऑपरेशन के बाद में रोशनी आने की संभावना पूरी है या नहीं है। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जो अपने पर्दे की जांच है वो एक डिटेल्ड फंडस एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं। वैसे तो डॉक्टर हर मरीज का जो फंडस एग्जामिनेशन होता है वो करता है, लेकिन कुछ लोगों में जैसे कि जिनमें की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, आप 70 के पार हो गए हैं, या फिर अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज़ है, या फिर अगर आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसे लोगों को खास एहतियात रखना चाहिए। शुगर के मरीजों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ना सिर्फ ऑपरेशन वाले दिन, जबकि ऑपरेशन से काफ़ी समय पहले तक और बाद में भी आपको अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है, ताकि जो पर्दे में आने वाली सूजन है उसके चांसेस को हम लोग मिनिमल कर सकें। अगर आपका डॉक्टर आपको टोरिक लेंस की सलाह दे रहा है तो मेरी आप लोगों को ये सलाह है कि टोरिक लेंस के साथ में ज़रूर जाएं, ताकि आपका जो ऑपरेशन के बाद में जो आने वाला सिलेंडर का नंबर है वो मिनिमल हो सके। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आँख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।